वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो, जिसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। उसमें पहला डे जो इम्पॉर्टेंट है वो लोक सेवा प्रसारण दिवस है, जो 12 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो से महात्मा गांधी जो ने विस्थापित लोगों यानी जो पाकिस्तान से इंडिया आकर बस गए थे कुरुक्षेत्र में टेम्पोररी, उनको संबोधित किया था। इसलिए इस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला दिन है वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, जो 12 नवंबर को मनाया जाता है। न्यूमोनिया रोग के बारे में जो जागरूकता है उसको फैलाने के लिए। न्यूमोनिया होता क्या है? किसी भी संक्रमण के कारण अगर आपके फेफड़ों में सूजन आ जा रहा है तो उसको निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया एक रीजन है जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो मौत होती है इसी कारण की वजह से होती है। 2009 में इसे पहली बार घोषित किया गया था इस दिन को। किसके द्वारा? ग्लोबल कोलिएशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया के द्वारा घोषित किया गया था। और 2022 की जो थीम है वर्ल्ड निमोनिया डे की, वो निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन, यानी निमोनिया सबको प्रभावित करता है। अगला डे हमारा है आचार्य कृपलानी जी की जयंती थी 11 नवंबर को। हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ चीज़ इनके बारे में और देख लेते हैं। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये जानने वाली बात है। इनका मूल नाम जो है वो जीवत्रम भगवान दास कृपलानी था, लेकिन इन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से आंदोलन में ये सक्रिय थे? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह में ये सक्रिय थे। इसी के साथ 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ यानी स्वतंत्रता मिली, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के ये अध्यक्ष भी थे। इसके बाद दूसरा हमारा सीरीज होता है नेशनल अफेयर्स का। इसमें प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। कहाँ पर दिखाई है? बेंगलुरु कर्नाटक में क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से मैसूर के लिए, और चेन्नई के बीच जो है दक्षिण भारत की पहली ट्रेन चलाई जाएगी। यानी मेनली देखा जाए तो कर्नाटक से तमिलनाडु के बीच में ये पहली ट्रेन चलाई जाने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उन 75 ट्रेनों का हिस्सा है जिनके 2023 के अंत तक पूरे होने की उम्मीद है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। वंदे भारत की जो अधिकतम स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी के साथ यह जानने वाली बात है कि ये इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है और 5 मार्गों पर संचालित की जा चुकी है नवंबर 2022 तक। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है वो पेरम्बूर चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन किया गया है। ट्रेन को जो है वो 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था और 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम रफ्तार है। अगला जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं केम्पा गौड़ा जी। इनकी भी मूर्ति का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में। केम्पा गौड़ा थे कौन? ये बेंगलोर के संस्थापक थे। इसी के साथ ये संस्थापक जो है उन्नाद प्रभु केम्पे गौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाएगा। इसको डिजाइन करने वाले मूर्तिकार का नाम है राम बी सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी डिजाइन किया था। ये जानने वाली बात है। इसके बाद इस मूर्ति में 98 टन कांसे और 120 टन स्टील का इस्तेमाल किया जाने वाला है। दूसरा जो नेशनल अफेयर्स में न्यूज़ है वो नितिन गडकरी ने पूर्वोत्तर में 1.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का घोषणा किया है। मतलब राजमार्ग बनाएंगे ये, उसके लिए घोषणा किया हुआ है। इसके बाद जानने वाली बात यह है एक चीज़ की गुवाहाटी को जो है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गुवाहाटी को। गुवाहाटी कहाँ की राजधानी है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसके बाद रामाडुंगम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसी साउथ इंडिया के दौरे पर ये हैं, इस वजह से इसका भी उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। अगला जो हमारा न्यूज़ होता है वो इंटरनेशनल अफेयर्स यानी इंडिया एंड वर्ल्ड का होता है। US ट्रेजरी ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है भारत का नाम। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट का क्या मतलब है? US एक अपनी लिस्ट निकालता है अलग अलग देशों के साथ ट्रेड का। तो जिस देश ने अपने मनी में यानी पैसे का डिवैल्यूएशन करके US के ट्रेड को अफेक्ट किया है, उन सबको इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा जाता है। या जिन देशों की मुद्रा जो है लगातार गिरती जा रही है उनको भी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा है। तो अभी भारत को यहाँ से निकाल दिया है। इसी के साथ जो है इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया और सिंगापुर, ताइवान इसका हिस्सा है अभी भी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो हमारा न्यूज़ है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से है। भारत और कंबोडिया ने संस्कृति, वन्यजीव
वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। अभी हम लोग जानते हैं कि अपने जो उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, ये कंबोडिया के विजिट पर हैं। कंबोडिया में हो रहा है आसियान समिट, जिसमें भारत के 30 वर्षों के संबंध जो आसियान के साथ हैं उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। कंबोडिया के बारे में कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यह एक पूर्वी एशियाई देश है। यहाँ पर मेकोंग डेल्टा बनता है। मेकोंग एक नदी है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कंबोडिया से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश से होकर गुजरती है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानते हैं तो अभी जो है वो कमेंट करें, ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, ये कंफर्म है। तो 1985 से हुन सेन यहाँ के जो है वो प्रधानमंत्री हैं, और ये सबसे ज़्यादा अभी दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवारत नेताओं में से एक हैं। इसी के साथ कंबोडिया की जो राजधानी है वो नोम पेन है। यहाँ की जो मुद्रा है वो कंबोडियन रियल है। अगला हमारा जो समिट हो रहा है नो मनी फॉर टेररिज्म, यानी कोई पैसा नहीं, आतंकवाद के लिए कोई पैसा नहीं विषय पर तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है भारत में कौन कर रहा है? गृह मंत्रालय कर रहा है। कब से होगा? 18 नवंबर 2022 से होगा, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। तो इससे पहले के 2 दिवसीय जो सम्मेलन ये हो रहा है, इससे पहले पेरिस में हो चुका है और मेलबर्न में हो चुका है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, पेरिस कहाँ पर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके साथ अगला हमारा सीरीज होता है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स का। मूडीज़ ने 2022 तक भारत के विकास का अनुमान घटाकर 7% कर दिया गया है। मूडीज़ कौन है? मूडीज़ एक प्राइवेट कंपनी है जो अलग अलग देशों के विकास का अनुमान लगाती है, यानी उनके जीडीपी का अनुमान लगाती है कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। इसके बाद अगला जो हमारा सीरीज होता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता जो वेंकी रामकृष्णन जी हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इनको यूके रॉयल ऑफ ऑर्डर मेरिट से सम्मानित किया गया है। 2009 में ये जो है वो नोबेल पुरस्कार पाए थे अपनी राइबोसोमल संरचना पर काम करने के लिए, और इनको जो अभी पुरस्कार दिया गया है राजा चार्ल्स III के द्वारा दिया गया है प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार। इससे पहले इनको नाइट का भी सम्मान मिल चुका है ब्रिटिश से 2012 में। और ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश संप्रभु द्वारा प्रदत्त सम्मान का एक विशिष्ट चिन्ह है। इसके बाद अगला जो हमारा न्यूज़ होता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का होता है। इसमें मधु कांकरिया और माधव हाड्डा को मिला है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में रचना करने के लिए लास्ट 10 सालों में जिनकी रचना सबसे अच्छी रही है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। मधु कांकरिया जी को 31वें सम्मान के लिए चुना गया है और माधव हाड्डा को 32वें बिहारी पुरस्कार सम्मान के लिए चुना गया है। तो कांकरिया को उनके 2018 में लिखे गए उपन्यास हम यहाँ थे के लिए चुना गया है, जबकि हाड्डा को उनकी 2015 की पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरे के लिए सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला जो सीरीज है वो अपॉइंटमेंट्स का है। इसमें ग्रेग बरकाले को सर्वसम्मति से 2 साल के लिए आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। ये जानने वाली बात है। इससे पहले 2020 में भी इनको निर्वाचित किया गया था, याद रखिएगा। अगला हमारा सीरीज अपॉइंटमेंट्स में ही है कि स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं नीरज चोपड़ा। मैत्री राजदूत के रूप में क्या मतलब है? जो स्विट्जरलैंड में भारत की टूरिज्म है या भारत में जो स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए मैत्री राजदूत का एक पद भी अभी इनको दिया गया है स्विट्जरलैंड पर्यटन विभाग के द्वारा ही। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय में अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला भी दान किया। इस संग्रहालय में इससे पहले मैरी कॉम ने अपने दस्ताने और मेजर ध्यानचंद की हॉकी भी संग्रहालय में प्रदर्शनियों का हिस्सा रही है। दूसरा है निधन में जो रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट के अग्रणी महेंद्र कुमार शर्मा, जो आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं बीच में, इनका निधन हो गया है। 1970 के दशक में ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विकास में बहुत अग्रणी भूमिका निभाए थे। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि वह पहले 5 वर्षों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट संघ के संस्थापक सचिव थे। 1978 में अपने पहले महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए भारत के प्रभारी भी थे और 1976 में महिलाओं के पहले टेस्ट के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला हमारा सीरीज होता है स्पोर्ट्स का, जिसमें सविता बुरा जो आपकी स्क्रीन पर सो रही हैं और अल्फिया खान, ये दोनों जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर जीता है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता है। अल्फिया खान ने 81 किलोग्राम वर्ग में जीता हुआ है और सविती ने कजाकिस्तान के गुलसिया येजार्न को सर्वसम्मत से हराकर 5-0 से स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद इसमें एक और प्लेयर है मीनाक्षी ने फ्लाई वेट वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत के पहले एशियाई चैंपियनशिप अभियान का जो है वो समापन किया है।
इसी के तहत स्पोर्ट्स में अगली सीरीज जो है भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं, इनको एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। 75 किलोग्राम वर्ग में ये खेली हैं, ये भी जान लीजिए। उन्होंने किसको हराया? उज्बेकिस्तान के रुजमेतोवा सोखीबा को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही एक और प्लेयर हैं परवीन हुड्डा, ये 22 वर्षीय हैं। इन्होंने 63 किलोग्राम वर्ग में जापान की किटोमाई को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 2022 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन हो रहा है वो ओमान जॉर्डन में हो रहा है। इसके बाद आईसीसी के बारे में जो ऊपर न्यूज़ थी कि महिला क्रिकेट के लिए किसने योगदान दिया है, उनके बारे में है कि आईसीसी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में हुआ था। इसका जो 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था और 1987 में इसका जो है वो वर्तमान नाम रखा गया था, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुआ? 15 जून 1909 को। अगला हमारा जो सीरीज होता है वो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ का होता है। तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करेगी RIL का मतलब होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किसने इनको जो है वो परमिट दिया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने इनको जो है वो परमिट दिया है कि तमिलनाडु में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तिरुवल्लुर जिले के मापेड़ में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है वो बनाया जाने वाला है। इसका उपयोग जो होगा वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, यानी जो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर हैं उनमें सुधार के लिए होगा। इसके बाद तमिलनाडु से ही न्यूज़ है। इसमें दो जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है और इसी के साथ काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य को भी शुरू किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश से न्यूज़ है। पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटम रैन पोत बनाएगा कोचीन शिपयार्ड जो है केरल में है, पर ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला यानी भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटम रैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया हुआ है। तो भारत का जो है पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटम रैन पोत कहाँ बन रहा है? तो वाराणसी में बन रहा है, उत्तर प्रदेश, कोचीन शिपयार्ड के मदद से। अगला आंध्र प्रदेश से न्यूज़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में रखी है परियोजनाओं की आधारशिला। तमाम तरीके की परियोजनाओं की आधारशिला इन्होंने रखी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेटा हैं उसको छोड़ सकते हैं। झारखंड में से अगली न्यूज़ है। झारखंड विधानसभा ने पारित किया 1932 का अधिवास और आरक्षण विधेयक। इसमें क्या होगा? जो 1932 में एक कानून आया था, उसके तहत जैसे जो ट्राइब्स लोग हैं जहाँ पे बस रहे हैं वो उनकी ज़मीन हो जाती थी, उसी को इन्होंने पारित किया और 9वें संविधान संशोधन 9वें शेड्यूल में इंडिया के उसको रखने के लिए घोषणा की है। यानी 9वें अगर वो 9वीं अनुसूची आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 1973 के पहले वाले एक्ट तो बिल्कुल नहीं किए जा सकते, लेकिन 1973 के बाद के जो एक्ट हैं उनको संविधान 9वीं अनुसूची में जो एक्ट हैं उनको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, पर ये काफ़ी संरक्षण प्रदान करता है अभी भी 9वीं अनुसूची। इसके बाद मैप्स इन न्यूज़ के सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरिंथ कैनल यानी कोरिंथ नहर के बारे में। यह कौन से देश में है? सबसे पहले जान लीजिए, ग्रीस में है। उसके बाद कृत्रिम नहर है ये आयोनियन सागर में कोरिंथ की खाड़ी को एजियन सागर की सौरोनिक खाड़ी से जोड़ता है। 6.4 किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 24.6 मीटर है। इसे 1982 में इसमें काम शुरू हुआ था और 1993 में इसे खोल दिया गया था। यह कोरिंथ के संकरे स्थूमस से निकलती है और पेलोपोनेस को ग्रीक भूमि से अलग करती है। इसके बाद अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ह्यूस्टन शिप चैनल के बारे में है। ये कहाँ पे है? टेक्सास यानी यूएसए में है। यह जो दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। ह्यूस्टन में जो ये ह्यूस्टन शिप चैनल है, ये दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इसी के साथ यह जानना जरूरी है कि ह्यूस्टन चैनल जो है
मैक्सिको की खाड़ी के बीच समुद्र में जाने वाले जल मार्गों के लिए भी रास्ता देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।